सीईटी से आपको क्या नुकसान होने वाले हैं और क्या फायदे हैं, आइए बात करेंगे 14 पॉइंटों पर। सीईटी के 14 पॉइंटों पर खुलकर बात करूंगा, एक एक पॉइंट का विश्लेषण करूंगा। वीडियो आखिरी तक देखना। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस एंड जॉब सेक्शन। दोस्तों, बात करूंगा सीईटी। ये सीईटी राजस्थान सरकार ने लागू किया, 4 पेज का ये नोटिफिकेशन जारी किया। इसके एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इन्होंने सीईटी क्यों लागू किया है, इससे आपको सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है। आपने सीईटी परीक्षा दी, सीईटी में आपके अंक अगर कम रह जाते हैं तो किसी भी विभाग की जो परीक्षा होगी वहां उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उस विभाग की डिमांड के अनुसार हमारे पास अंक नहीं होंगे तो हमारा 10th पास करना, 12th पास करना या ग्रेजुएशन करना या ग्रेजुएशन के जितने भी मार्क्स हैं उन सबकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप हमसे 10th पास करा रहे हैं, 12th पास पर भर्ती निकल रही है, ग्रेजुएशन लेवल पर भर्ती निकल रही है, तो उसके बाद सीईटी भी पास करना जरूरी है। सीईटी नहीं होगा तो आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, एक अभ्यर्थी परीक्षाओं में ही उलझा रहे जबकि उसने ग्रेजुएशन किया है या 12th किया है, तो 12th लेवल की सीधी परीक्षा कोई भी विभाग करा रहा है या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा, उसमें सीधा उसको फॉर्म डालना चाहिए और वो वहां पर अपना एग्जाम दे। अगर वो पास होता है तो उसकी नौकरी लगनी चाहिए। प्रावधान तो यही है, लेकिन सीईटी करेंगे पहले, सीईटी को पहले पास करेंगे, इसको एलिजिबल मानेंगे, उसके बाद आप उसमें फॉर्म भरेंगे, फिर वहां पर आप परीक्षा देंगे, उसके बाद फिर आप उसे पास करेंगे, पास करने के बाद फिर आपकी नौकरी लगेगी। अगर गलती से वहां पर आपके मार्क्स कम रह गए और किसी विभाग ने यह डिमांड कर दी कि हमें तो सीईटी में 60 से 80% वाले बच्चे ही चाहिए, वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो बताइए राजस्थान के बेरोजगारों की क्या स्थिति होगी। सरकार बेरोजगारी खत्म करना चाहती है या बेरोजगारों को उलझाना चाहती है? यह बहुत ही गलत डिसीजन है जो सरकार ने लिया है। अब एक एक पॉइंट पर मैं आपसे बात कर लेता हूं। देखिए, पहला पॉइंट इनका है अधीनस्थ मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीकी पदों में संलग्न अनुसूची 1, अनुसूची 2 जो ग्रेजुएशन लेवल की है एक, और एक 12th लेवल की है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की ये जो अनुसूची है, इसमें इन्होंने क्या किया है, मंत्रालय सेवाएं गैर तकनीकी पदों के लिए भर्ती के लिए एक समान पात्रता रखी है। ठीक है, यहां पे क्लियर है। दूसरा चलते हैं हम यहां पर, और इसमें नीचे दिया गया प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र माना जाएगा, उसी को पात्र माना जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेगा। किसी भी भर्ती में अगर कोई भर्ती आयोजित होती है तो जिसने ये कर रखा है वही माना जाएगा। लगा दे यहां पर क्वेश्चन मार्क। दूसरा आप देखिए यहां पर स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची 1, अनुसूची 2 में उल्लिखित पदों में पृथक पृथक परीक्षा कराई जाएगी। 12th लेवल की अलग कराई जाएगी, 10th लेवल की अलग कराई जाएगी, लेकिन उन लोगों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो 12th पास भी हो गए, ग्रेजुएट भी हो गए, तो क्या वो एक ही फॉर्म से दोनों परीक्षाओं में बैठ सकते हैं? क्योंकि आपने पहले क्या कहा है, समय श्रम व्यय कम करने के लिए, किनका? बेरोजगारों का समय श्रम व्यय, लेकिन यहां तो कम होते दिखाई दे नहीं रहा। तीसरी बात करते हैं, जो अगला पॉइंट है, इसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा, ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, क्लियर है। समान पात्रता परीक्षा के नियम मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बनाएगा, यहाँ पे एक कमेटी गठित करेंगे, ये पॉइंट अलग। अगला पॉइंट चलता हूं फिर मैं 6वें पॉइंट पे। आप देखिए 6वां पॉइंट, मैं इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आपके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा। पीडीएफ निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए, दबा के इसको पढ़ लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए। आपके पास अभी जितनी वैकेंसियां निकली हुई हैं ऑलरेडी पहले से, उनमें दबा के पढ़िए और पास हो जाइए, क्योंकि ये लागू होने के बाद आप उलझ जाएंगे। 6वां, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे। कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं है कि भाई 40% में पास है, 30% में पास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। भाई, इस सीईटी में जो एग्जाम आप देंगे सीईटी का, उसमें आपके जो मार्क्स आएंगे, अंक आएंगे, उस आधार पर आप क्या करेंगे,
आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मान लीजिए बिजली विभाग में, मान लीजिए वाटर वर्क्स में, मान लीजिए डीएलयू में इस तरह का कोई वैकेंसी आता है, तो यहाँ पर आपके कितने मार्क्स आए? मैंने कहा कि भैया डीएलयू को क्या चाहिए, बिजली विभाग को क्या चाहिए, 70 से 75, 70 से ऊपर वाले चाहिए, तो नीचे वालों को कोई मतलब नहीं है। फिर सरकार बोलेगी देखिए बेरोजगारी खत्म कर दी, लोग पढ़ ही नहीं पाए। अरे मौका तो दो आप उनको, हर फॉर्म भरने का मौका मिलता है ना इंसान को। लेकिन यहाँ आपने एक ऐसा बम्बू खड़ा कर दिया है, सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया है कि भैया पहले सिक्योरिटी गार्ड को फीस दे दो, उसके बाद निकलो। अभी और खोलूंगा पत्ते, देखना 3 साल के लिए होगी, 3 साल तक उसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट होगा। 8वें पॉइंट में यहाँ पर अफसर कोई वो नहीं है सीमा, आप अपने अंक बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, यहाँ पर बार बार परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बार बार परीक्षा दे सकते हैं, यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि समय श्रम क्या बार बार परीक्षा देने के लिए बार बार फीस देनी पड़ेगी। जब आपने यहाँ पर आगे एक चीज दिया है, 11वें पॉइंट में बताऊंगा, समान पात्रता परीक्षा हेतु यहाँ पर जो आरक्षण है वो आपका लागू हो जाएगा। समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्र परीक्षा होगी, एक पात्र परीक्षा होगी। ठीक है, एक पात्र परीक्षा है ये। अब आगे चलते हैं। राजस्थान कर्मचारी राज्य बोर्ड द्वारा एक वार्य पंजीकरण, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। भैया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, डाटा आप ले लेंगे। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि एक यूनिक पहचान संख्या बनाई जाएगी, डाटा एकत्रित कर लेंगे। लेकिन आपने इसमें ये नहीं देखा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो फीस भी आप 1 टाइम लीजिए ना, क्योंकि आपने सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ना श्रम व्यय, यहाँ पे आपने दिया हुआ है ना समय श्रम व्यय। भैया इनका पैसा बेरोजगारों का फोकट का आता है, बार बार आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे जरा, साल में आप एक बार इस परीक्षा को कराएंगे, 3 साल के लिए इसको वैलिड रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कर दो। उसके बाद फीस से संबंधित कोई इसमें वो नहीं दिया गया कि आपकी इस परीक्षा की क्या फीस ली जाएगी, एक बार ली जाएगी या बार बार ली जाएगी, कोई पता नहीं। अगला पॉइंट चलते हैं 12वां, जो इन्होंने 2 संलग्न सूची बनाई है, जिसमें संलग्न की है जो सूची, ये आपका शेड्यूल 1st और 2nd, उस पर भी मैं बात करूंगा, उसके अंदर कौन कौन से पद आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ बात करते हैं 13 पॉइंट पे, 13 नंबर पे, समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। यहाँ पर एक थोड़ी खुशी वाली खबर है कि भाई जो भर्तियां ऑलरेडी निकल चुकी हैं लागू नहीं होंगे, और ये प्रक्रिया धीरे या विज्ञप्ति सभी भर्तियों जो हो उन पर नहीं है। राज्य सरकार से संबंधित राज्य के उपक्रमों, देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट, राज्य के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगम, बोर्ड, बैंक आदि द्वारा जितनी परीक्षा होंगी इसमें सीईटी पात्रता परीक्षा ली जाएगी। भैया राजस्थान सरकार को आधा सत्र निकाल दिया, उससे आधा सत्र निकालने के बाद आप राजस्थान के बेरोजगारों को क्या दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो कि भैया सीईटी में उलझ जाओ और ये परीक्षा देते रहिए, तब तक हम सरकार चलाते रहेंगे, हमारी सरकार चली जाएगी, अगली बार आएगी तो अगली बार देखेंगे। अब देखिए शेड्यूल 1-2 में कौन कौन सी भर्तियां दी गई हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल का है। देखिए ये ग्रेजुएशन लेवल में आपका जिलेदार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर वुमन एम्पावरमेंट, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, या पटवारी की जो भर्ती आएगी आने वाली, अब तक आ चुकी है वो पटवारी की या किसी और भर्ती हो, अब तक जो भर्ती निकल चुकी है, जिनका विज्ञापन जारी हो चुका है, भले उनका रिविज्ञापन जारी हो जाए ईडब्ल्यूएस को लेकर, लेकिन उन पर यह लागू नहीं होगा। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, ये तो आगे ग्रेजुएशन लेवल के हो गए। शेड्यूल 2 में चलते हैं। शेड्यूल 2 में देखिए उन्होंने क्या करा है, लेबोरेटरी इंचार्ज है, फॉरेस्टर है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, क्लर्क है, जूनियर असिस्टेंट है, क्लर्क 2 है, एलडीसी और जमादार ग्रेड 2। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान इससे ये होने वाला है कि राजस्थान के जो बेरोजगार है वो इस भंवर जाल में फंसेंगे कि भैया सीईटी देते रहिए, और सीईटी को इन्होंने हर एग्जाम के लिए एलिजिबल माना है। जब पहला तो एक सीईटी एग्जाम दीजिए, सीईटी एग्जाम में आप हाईएस्ट मार्क्स लेकर आइए, कम नहीं रहने चाहिए। अगर हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो फिर जो विभागीय भर्ती निकलती है वहां पर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल जब होंगे जब आप उनकी डिमांड को पूरा करेंगे। उनकी डिमांड है कि हमें 80+ वाले बच्चे चाहिए, 70+ वाले बच्चे चाहिए, हमें 90+ वाले बच्चे चाहिए। तो भाई मुझे बताओ 50+ वाले बच्चों की नौकरी कब लगेगी, 30+ वाले बच्चों की नौकरी कब लगेगी। या तो इसमें आप 50% मार्क्स रखिएगा, 50% पास से मार्क्स है इसका, ताकि ये चीज क्लियर होगा 50% तो पासिंग मार्क्स है ही है, 50% पासिंग मार्क्स से ऊपर कौन जाता है वो देखेंगे फिर। तो इसमें एलिजिबल सबको बना दिया कि आप एलिजिबल हो, फॉर्म जरूर भर सकते हैं वहां पर, तो आप इसमें पासिंग मार्क्स रखिए ताकि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आप बच्चों को उलझा तो रहे, ये तो क्लियर हो गया, सरकार उलझाना चाह रही है। बिल्कुल मैं ये पीडीएफ
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए और इसको बैठ के आप खुद विश्लेषण कर लीजिए कि आप कहां फंसने वाले हैं। लेकिन अब तक जो भर्तियां चल रही हैं उन भर्तियों में ताकत लगा के अपने आप को निकाल लेंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। लेकिन आने वाले लोगों के लिए ये किस तरह मुसीबत बनने वाली है वो देखना, और मुसीबत ही बनेगी। तो आप अपने विचार, अपने व्यू इसको लेकर आप अपने विचार और व्यू मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी वीडियो बना के भी मुझे भेज सकते हैं। मैं अपने चैनल पर इसको दिखाऊंगा, पूरे सब लोगों को दिखाऊंगा आप सीईटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके विचार है सीईटी को लेकर, क्योंकि सीईटी का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं और सीईटी कहां तक सही है कहां तक गलत है ये अब आपको समझ में